Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing great. Now, welcome back to my channel. So, today we are completing our life process chapter with फुल एंड फाइनल टॉपिक एक्सक्रीशन। इसमें हम सबसे पहले ह्यूमन हार्ट जो हमने कल पढ़ा है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जो ओवरऑल प्रोसेस है, उसको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन थ्रू रिवीजन करेंगे। एंड देन आफ्टर वी स्टार्ट एक्सक्रीशन बाय नोट्स एंड देन एनसीईआरटी एंड देन वी रैप अप दिस चैप्टर। नेक्स्ट पार्ट में इसके जो भी बॉक्सेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं एंड क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होगा। नाउ let's read with me. Transportation in human being. We have seen in previous section that blood transport food, oxygen and waste material in our body. जैसा हम सबको पता है कि ब्लड हमारी बॉडी के अंदर फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्लास 9th में वी लर्न अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन्स को एक साथ जोड़ता है, उसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो लिक्विड फॉर्म में, मतलब फ्लूइड है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। जो जिस वजह से ब्लड फ्लूइड होता है वो कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसमें सेल्स लटके हुए से रहते हैं, मतलब एक एक सेल्स हमारे उस प्लाज्मा में बिखरे हुए रहते हैं। ब्लड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म में, मतलब प्लाज्मा में घुल करके ही ये चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती हैं। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड कैप्सूल्स। रेड ब्लड सेल्स, हमारे कैप्सूल्स कहो या फिर सेल्स कहो, वही सेम चीज़ है। तो ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? आरबीसी कैरी करती हैं। मेनी अदर सबस्टांस लाइक साल्ट आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड के थ्रू ही बहुत सारे सबस्टांस लाइक ब्लड, ये सब भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है। वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी। अब एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचाने के लिए एक पंपिंग ऑर्गन की ज़रूरत है, जो हमारा हार्ट रोल प्ले करता है। अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द टिश्यू एंड अ सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज्ड। तो इसमें नॉर्मल इस पैरा में ये बता रहा है कि हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये फ्लूइड इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा में हमारा वेस्ट मटेरियल्स, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है एंड बहुत सारे अदर सबस्टांस लाइक साल्ट का होता है। एंड थर्ड लास्ट जो कह रहा है कि हमारी कोई भी चीज़ अगर एक जगह से दूसरी जगह लगे तो पंपिंग ऑर्गन, लाइक हमारे घरों में मोटर लगे रहते हैं जिससे पानी नीचे से चढ़ के ऊपर टंकी में जाता है, फिर टंकी में पाइप्स के थ्रू हमारे घर में टैप में आता है, या टैप में तब पानी आता है। इसके लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगती है, वही एक्सटर्नल फोर्स का काम हमारी बॉडी में हर्ट कर रहा होता है। और ये पाइप्स का जो काम है वो आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज कर रही होती हैं। और अगर ये डैमेज हो जाएँ तो ये रिपेयर कैसे होंगी, इसको भी इंश्योर करती है हमारी बॉडी। नाउ कम टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आवर पंप द हार्ट। इसमें देखिए, मैं एक बार पहले रीडिंग करती हूँ, आप लोग अपनी एनसीईआरटी साथ में लेकर बैठे। सबसे पहले हम डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में सबसे ऊपर आपको दिख रही है ऑर्टा, देन वेना कावा इज आवर मेन वेन, आर्टा इज आवर मेन आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन, आपको सबको पता है आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसे तो सारी वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बस एक हमारा एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। देन वी सी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम। सेप्टम, हमने कल नोट्स में सेप्टम के बारे में नहीं डिस्कस करा था। आखिर सेप्टम क्या है? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो डिवाइडिंग वॉल, जो चौड़ी सी वॉल दिख रही है आपको इमेज में, आप देख कर पा रहे होंगे जहाँ पे लेबल किया हुआ है, ये होता है सेप्टम। ठीक है। एंड देन वी सी, तो इसमें हम क्या होता है, नाउ कम टू पैरा। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसमें मसल्स पाए जाते हैं। कौन से मसल्स? कार्डियक मसल्स होते हैं। तो ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये कितना बड़ा होता है? फिस्ट, मतलब हमारी मुट्ठी कितना बड़ा। जितनी बड़ी हमारी मुट्ठी होती है उतना बड़ा हमारा हार्ट का साइज होता है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का ट्रांसपोर्ट करना रहता है ब्लड को। द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होता है ब्लड में और ऑक्सीजन भी होता है। हमारी बॉडी को दोनों की रिक्वायरमेंट है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो इसमें ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स मत हो, इसके लिए हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स बनाए गए हैं, प्रॉपर चैम्बर्स। ठीक है।
The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. हमारी बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को पहुंचाना होता है और लंग्स से ऑक्सीजन लेकर हमारी बॉडी में पहुंचाना होता है. इसका काम कौन कर रही होती है? हमारी ब्लड कर रही होती है. तो ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. अब देखिए, अपने आप बॉडी के अंदर तो नहीं जाएगा, इसके लिए पंपिंग ऑर्गन लगता है. तो एक जगह से दूसरी जगह एक एक्सटर्नल फोर्स देने का काम हमारा हार्ट करता है. जब हमारी बॉडी में लंग्स से हार्ट में लेकर के ब्लड कैप आती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड, तो उसको पूरी बॉडी में वो पहुंच जाए और फिर पूरी बॉडी से वो फिर से हार्ट में आकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक पहुंच जाए. ये करता है हमारा हार्ट. पंपिंग का काम यही करता है. ठीक है, वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप. ऑक्सीजन रिच ब्लड from the lungs come to a thin walled upper chamber of the heart on the left atrium. As we all know that कल के लेक्चर में हमने इन चीज़ों को बहुत डिटेल डिस्कशन करी हुई है डायग्राम्स के थ्रू एंड एवरीथिंग दैट हेल्प्स टू बूस्ट योर स्किल टू बूस्ट योर नॉलेज अबाउट हार्ट. क्या होता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे लंग्स से आती है थिन वॉल्ड, मतलब लेफ्ट एट्रियम का जो वॉल्ड होता है वो थिन वॉल्ड होता है. तो ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ आती है? ऑक्सीजन रिच ब्लड आती है लेफ़्ट एट्रियम में. लेफ़्ट एट्रियम रिलैक्स करता है. जब उसको ब्लड अपने अंदर लेना रहता है तो वो रिलैक्स करता है और ब्लड उसके अंदर कलेक्ट हो जाती है. एंड इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स बाय द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स. फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. तो जब कोई चीज़ सिकुड़ती है तो उसके अंदर जैसे स्पॉन्ज आप इमेजिन करो, स्पॉन्ज सिकुड़ेगा जब तो उसके अंदर का पानी बाहर आ जाएगा. रिलैक्स करेगा तो उसमें पानी भर जाएगा और जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पानी बाहर आ जाएगा. फिर ब्लड उसकी जगह सोचिए आप, ब्लड अब आ गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड आ गया लेफ़्ट वेंट्रिकल में और अब लेफ़्ट वेंट्रिकल रिलैक्स है. रिलैक्स कब होंगी? जब उसको ब्लड लेना है और जब ब्लड अपने में से निकाल के दूसरे चैम्बर में देना है तो कॉन्ट्रैक्ट करना होगा. Understand? While the next chamber, the left ventricle relaxes so that the blood is transferred to it. When the muscular left ventricle contracts, in its turn, the blood is pumped out of the body. और जब लेफ्ट वेंट्रिकल हमारी क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ब्लड हमारे हार्ट से बॉडी में पहुंच जाता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी में. अंडरस्टैंड? नाउ deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right atrium as it relax. फिर राइट एट्रियम रिलैक्स होती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से राइट एट्रियम में आ जाता है. राइट एट्रियम के बाद फिर राइट वेंट्रिकल रिलैक्स होती हैं, देन कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो फिर ये हमारे लंग्स को दोबारा दे दी जाती हैं. अंडरस्टैंड? सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पम्प ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स. याद रखिएगा कि वेंट्रिकल्स में क्या होती हैं? थिकर मस्कुलर वॉल्स होती हैं. ठीक है, और एट्रियम लेफ्ट एट्रियम हमारा थिन वॉल्ड था. ठीक है, since ventricle have to pump blood into various organs, they have thicker muscular walls. Have to pump blood into various organs. They walls ensure that blood does not flow backward. वेंट्रिकल्स में हमारे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं. वॉल्स क्या करते हैं? ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो दोबारा हमारी बॉडी में फिर से ना चला जाए, उसके लिए हमारे उसमें लगे होते हैं वॉल्स जो उसको अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करते हैं. आई होप इट्स नाउ क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल. नाउ कम टू अनदर. तो सबसे पहले ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट डायग्राम इन एनसीईआरटी. सबसे पहले आपको दिख रहे होंगे लंग कैपिलरीज, दूसरी तरफ आपको वेन्स, पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी, और बीच में आपको हार्ट दिख रही है. एक तरफ वेना कावा, एक ऑर्टा से बॉडी से आर्टरी. इसके बारे में हम डब्बा डायग्राम के थ्रू पहले से समझ चुके हैं. लंग्स में आता है, लंग से लेफ्ट में. नाउ the separation on the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. Such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body. This is useful in animals that have high energy needs such as birds and mammals. सबसे ज़्यादा क्या होता है, दो हमारे जो होते हैं डिवाइडिंग वॉल होती है, हमारे चैम्बर्स अलग होते हैं. ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट साइड में डील होती है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डील होता है. इससे हमारे जैसे लोग जैसे मैमल्स एंड एप्स को बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंटली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए और मिली रहेंगी तो इफ़िशिएंटली नहीं मिल पाएगा.
तो एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के लिए चैम्बर्स का होना इंपॉर्टेंट है. दिस इज यूजफुल इन एनिमल डेट हैव हाई एनर्जी नीड सच एज बर्ड एंड मैमल विच constantly use energy to maintain their body temperature. In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depend on the temperature in the environment. इसको हम पोइकिलोथर्म्स कहते हैं. पोइकिलोथर्म्स मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जिनमें ये चीज़ें ऐसे अलग अलग चैम्बर्स में नहीं होती, वो कोल्ड ब्लडेड माने जाता है. मतलब अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ा, उनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर घटा तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी घट जाएगा. इसमें आपके लिजर्ड आ जाते हैं. रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्म्स होते हैं. अंडरस्टैंड. सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मिनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हर्ट. उनके अंदर 3 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं. और एक ऐसा रेप्टाइल है जिसका 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है, जिसका नाम है क्रोकोडाइल. क्लास 11th में इफ़ यू आर टेकिंग बायो इन योर क्लास 11th तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा. ठीक है. नाउ and have 3 chambered head and tolerate some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood stream. Fishes on the other hand have only 2 chambers to their heart and the blood is pumped to the gills. Is oxygenated there and passes directly to the rest of the body. Thus blood goes only once to the heart in the fish during one cycle of passes through the body. क्या होता है फिश में हमारे होता है 2 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है. ब्लड इज पम्प टू द गिल्स के में हमारा ब्लड पंप हो जाता है, और ऑक्सीजनेटेड देयर टू द गिल्स इज जो गिल्स में आपका पंप होके ब्लड जाता है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. एंड ये ब्लड बिना कहीं गए डायरेक्टली बॉडी में भेज दिया जाता है. ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश. एक साइकिल ऑफ सर्कुलेशन कंप्लीट करने के लिए फिश के बॉडी में सिर्फ एक बार ब्लड जाता है. ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन ईच अदर वर्टिब्रेट. लेकिन जब हम वही वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए हमारी बॉडी में ब्लड 2 बार जाता है. कैसे आप हार्ट के डायग्राम में देख ही रहे हो, पहले लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में. ऑन द अदर हैंड दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बस एक NCERT में गो थ्रू कर रहे हैं. Now, the tubes, blood vessels. Arteries are the vessels which carry blood away from the heart to various organs of the body. Arteries क्या होती हैं? ऐसी blood vessels होती हैं जो heart से blood को दूर लेकर के जाती हैं. मतलब हमारा वो होता है ना आर्टरी, aorta oxygenated blood को body parts में लेकर जाती है. Since the blood emerges from the heart under high pressure, the arteries have थिक और इलास्टिक वॉल होती है, क्योंकि ब्लड का क्या होता है, प्रेशर हाई होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट पंप करके निकलता है ना, तो हाई प्रेशर होता है. दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट. और वेन्स बॉडी पार्ट से ब्लड को इकट्ठा करके कहाँ लेकर के आती हैं, हार्ट में लेकर के आती हैं. इनके जो होते हैं वॉल्स वो थिन वॉल्स होते हैं, क्योंकि इनमें प्रेशर हाई नहीं होता है. इंस्टेड दे हैव वॉल्स, इनके अंदर वॉल्स होते हैं जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को इंश्योर करते हैं. ऑन रिच इंश्योर मतलब जो रोकते हैं, मतलब हैव वॉल्स दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन. ठीक है. On reaching an organ or tissue, the artery divide into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. हर एक सेल्स के पास आपका ब्लड पहुंच जाए, इसके लिए हमारी आर्टरीज फर्दर बहुत सारी डिवीज़न में टूटती है, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं. द स्मॉलेस्ट वेसल हैव वॉल्स विच 1 cell thick and are called capillaries. Exchange of material between the blood and surrounding cells have taken place through thin wall. कैपिलरीज होती है 1 cell thick, इससे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस ईजिली हो पाता है. द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम एन ऑर्गन एंड टिश्यू. और आर्टरी से टूट के आपकी कैपिलरीज बनी है छोटे छोटे पार्ट्स में, और वही कैपिलरीज अपना काम करने के बाद फिर वेम का कंस्ट्रक्शन कर लेती है, वेम का फॉर्मेशन कर लेती है. नाउ कम टू मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स. व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप अ लीक. अगर इस सिस्टम में लीक हो जाए तो क्या होगा. थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग. हमें चोट लग जाती है और हमारी बॉडी में ब्लीडिंग होने लगता है. नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मेंटेन्ड. इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द. क्या होगा अगर तो हमारी बॉडी में प्रेशर लो हो जाएगा, क्योंकि ब्लड बाहर निकलने लगेगा. नाउ पंपिंग सिस्टम. टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज़ प्लेटलेट्स. मैंने आपको कल ही बताया था कि ब्लड के अंदर हमारे प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं. जब अगर ब्लीडिंग होने लगेगा तो प्रेशर लो हो जाएगा, जिससे हमारा इफिशिएंटली सर्कुलेशन सिस्टम वर्क नहीं करेगा, जिसके लिए प्लेटलेट सेल होती हैं जो क्लॉटिंग कर लेती हैं जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही होती है, एंड उस लीक को प्लग करती है बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट दीज पॉइंट्स ऑफ इंजरी.
Now come to lymph. There is another type of fluid also involved in transportation. ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ ब्लड ही नहीं, एक तरीके का और फ्लूइड इन्वॉल्व होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं. दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड. इसको लिम्फ कहो या फिर टिश्यू फ्लूइड कहो. थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल एस्केप इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यूज टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ. होता क्या है, कैपिलरीज वी ऑल नो दैट वन सेल थिक होती हैं, तो कभी कभी उनके अंदर पोर्स रह जाते हैं, छेद रह जाते हैं. तो कैपिलरीज के वॉल से कुछ अमाउंट का प्लाज्मा, वी ऑल नो दैट कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर हमारा ब्लड चलता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है. तो प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा थोड़ा सा प्लाज्मा लीक कर जाता है, ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स लीक कर जाते हैं और वो जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है टिश्यूज़ के बीच में वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ कहते हैं. इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस. ये बिल्कुल प्लाज्मा ऑफ ब्लड की तरह होता है, बस ये कलरलेस होता है. एंड कंटेन्स प्रोटीन. आपके प्लाज्मा में ज़्यादा प्रोटीन होता है बट लिम्फ्स में लेस प्रोटीन होते हैं. लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस. इंटरसेलुलर स्पेसेस से लिम्फ कहाँ चला जाता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में, ठीक है. विच ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल दैट फाइनली ओपन इनटू द लार्जर वेन्स. लार्ज लिम्फ वेसल्स बनाते हैं, वो कहाँ खुलते हैं, लार्जर वेन्स में खुलते हैं. ये बात अंडरलाइन कर लो. सैटर्न, जुपिटर, मार्स, चांद, तारा, इस पर सब पे कुछ लगाओ कि क्या होता है, लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज from the intercellular spaces which join to form large lymph vessels that finally open into larger veins. Lymph carry digested and absorbed fat from intestine and drain excess fluid from extracellular space back into the blood. Now come to transportation in plants. We have discussed earlier how plants take in simple compounds such as carbon dioxide and photosynthesized energy stored in their chlorophyll containing organs, namely leaves. The other kind of raw material needed for building plant bodies will also have to be taken up separately. For plant, the soil is the nearest and richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and other minerals. I hope ये सब चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे. The absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots. क्या होता है, फोटोसिंथेसाइज करता है, क्लोरोफिल में, लीव्स में उसके स्टोर रहता है. हमें जितनी भी चीज़ें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें अलग अलग सोर्सेज से मिल रही होती हैं. सॉयल ही हमारे प्लांट का मेन रॉ मटेरियल प्रोवाइडिंग थिंग है. मिनरल्स, नाइट्रोजन्स, फास्फोरस सब कुछ हमारे सॉयल से मिलता है, वाटर हमारे सॉयल से मिलता है. तो द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस therefore when occurs through the part in contact with the soil, namely roots. If the distance between soil contacting organs and chlorophyll containing organs are small, energy and raw material can easily diffuse to all parts of the plant body. But if अगर कम डिस्टेंस है तो डिफ्यूज़न के थ्रू हो सकता है, बट अगर प्लांट बड़ा है तो डिफ्यूज़न के थ्रू करना पॉसिबल नहीं होता है. तो क्या होता है, बट इफ दिस डिस्टेंस बिकम लार्ज बिकॉज टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट because of changes in plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots. A proper system of transportation is therefore essential in such situations. अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसमें हमको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का नीड होता है. एनर्जी नीड डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन. प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मेनी टिश्यूज. क्या होता है, प्लांट मूव नहीं करता है इसलिए प्लांट में लार्ज प्रपोर्शन ऑफ डेड सेल्स होते हैं. एज अ रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड. और प्लांट में क्योंकि सारे सेल्स जो हैं डेड टिश्यूज़ हैं तो जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ये प्लांट मूव भी नहीं करते हैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए. एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम. The distance over which transport system have to operate, however, can be very large in plants such as very tall trees. Plant transport system will move energy stored from leaves and raw material from roots. These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. Once the xylem moves water and minerals obtained from the soil, the other phloem transport product of photosynthesis from the leaves where they are synthesized to other part of the plant. photosynthesis में जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, एंड फ्लोएम आपके फूड का जो लीव्स में बनते हैं उसको पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है. नाउ कम टू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. इन जाइलम टिश्यू वेसल एंड ट्रैकियार्ड्स ऑफ द रूट स्टम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स. वी ऑल नो डैट जाइलम में हमारे 4 पार्ट्स होते हैं जिसमें ट्रैकियार्ड और वेसल्स एक साथ रूट स्टेम और लीव्स में इंटरकनेक्ट करते हैं और कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर बनाते हैं.
है। एट दीज रूट सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस को लेते हैं। दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। और इससे क्या होता है, रूट और सॉइल में कंसंट्रेशन ऑफ आयंस में डिफरेंस आ जाता है। वाटर देयरफॉर नाउ मूव इनटू द रूट फ्रॉम द सॉयल टू एलिमिनेट द डिफरेंस। तो क्या होता है, सॉयल से आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, तो सॉयल में और रूट में आपके डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। दिस मीन्स दैट देयर इज अ steady movement of water into root xylem, creating a column of water that is steadily pushed upward. However, the pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the height that we commonly see in plant. Plant use another strategy to move water in the xylem upward to the highest point of the plant body, provided that the plant has an adequate supply of water. The water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf. In fact, evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of root. Actually होता क्या है, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से आपके लीव्स से वाटर इवेपोरेट कर जाती है, जिससे सक्शन पुल क्रिएट हो जाता है रूट में, और रूट से पानी ऊपर जाने लगता है। जाइलम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट क्रिएट करता है। The loss of water in the form of water from the aerial part of the plant is known as transpiration. Thus transpiration help in absorption and upward movement of water and mineral, dissolve it in from root to the leaf. It also help in temperature regulation. The effect of root pressure in transport of water is more important at night. During the day when the stomata are open, the transpiration pull become the major driving force in the movement of water in the xylem. समझ गए मतलब क्या होता है, नॉर्मली पुल ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट हो जाता है, जिससे आपके रूट में पानी आने लगता है, सक्शन पुल से पानी ऊपर आ जाता है। और जाइलम एक डेड टिश्यू है जिसमें आपके ट्रैकेट्स एंड वेसल्स होते हैं। And we all know that. Now it's crystal clear. Let's move to transport of food and other substances. So far we have discussed the transport of water and minerals in plant. Now let us consider how the products of metabolic processes, particularly photosynthesis, जो photosynthesis हुआ लीव्स के अंदर खाना बना, वो कैसे मूव करता है। This transport of soluble product of photosynthesis is called translocation. जब soluble product का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। And it occurs in the part of the vascular tissue known as phloem. जाइलम ने वाटर एंड मिनरल्स का कराया और यहाँ पे फ्लोएम कराता है फूड मटेरियल्स का। अंडरस्टैंड? Besides the product of photosynthesis, the phloem transport amino acid and other substance. These substances are especially delivered to the storage organ of roots, fruits and seed and to growing organs. ये जो फूड है वो हमारे ग्रोइंग पार्ट तक पहुँचाता है फ्लोएम। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सबस्टांसेस टेक प्लेस इन द सिवी ट्यूब्स। कौन करता है? सिवी ट्यूब्स करते हैं। विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल और सिवी ट्यूब्स मिलकर के क्या करते हैं, ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो होता है फ्लोएम के थ्रू ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है। अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम विच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन्ड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस, द ट्रांसलोकेशन इज फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग। जैसे ट्रांसपोर्ट इन जाइलम में नॉर्मली लार्जली एक्सप्लेन सिंपल फिजिकल प्रोसेस से सक्शन पुल, ट्रांसपिरेशनल पुल से, रूट प्रेशर से नॉर्मली हो जाता है। बट जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम, तो वो क्या होता है, एनर्जी की नीड होती है उसमें, एनर्जी। ठीक है, मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एटीपी मॉलिक्यूल से सुक्रोज का कहाँ पे जाता है, आता है फ्लोएम में। द इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देता है टिश्यू में, कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। द प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर। दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड। फॉर एग्जाम्पल, इन द स्प्रिंग sugar stored in the root or stem tissue which will be transported to the blood which needs energy to grow. I hope आपका पूरा हम लोग इसको एनसीईआरटी के गो थ्रू कर लिया, चीज़ें बहुत क्लियर हो गई होंगी। नाउ कम टू आवर टॉपिक एक्सक्रीशन। नाउ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आखिर ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? नाउ व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन और ईजेशन में आइए पहले फ़र्क समझते हैं। एक्सक्रीशन होता है मेटाबॉलिक वेस्ट, जब हमारी बॉडी से मूव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। और ईजेशन जब फेसेस हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फेसेस जब बॉडी से निकलते हैं उसको हम ईजेशन कहते हैं। और इंजेशन जब हम खाना खाते हैं उसको इंजेशन कहते हैं। ईजेशन जब अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से निकलता है। एक्सक्रीशन क्या है, अब यहाँ पे जानिए। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जब मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, जो मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस हमारी बॉडी में चलती हैं, उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, जब वो हमारी बॉडी से निकलते हैं तो हम उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। ड्यूरिंग
ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आवर सेल प्रोड्यूस वेस्ट सब्सटेंस सच एज आवर सेल प्रोड्यूस वेस्ट सब्सटेंस। जब हमारी सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई बड़ी चीज़ छोटी बनती है, कोई छोटी चीज़ जुड़ के बड़ी चीज़ का फॉर्मेशन करती हैं, तो इसके दौरान कुछ वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजीनियस वेस्ट में हमारे मेनली यूरिया होते हैं, एक्सेस वाटर, एक्सेस सॉल्ट। इफ़ दीज वेस्ट एक्यूमुलेट इन द बॉडी, लेकिन अगर ये वेस्ट हमारी बॉडी में रह जाएँ तो ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट अगर बॉडी में रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है हार्मफुल होगा। देयरफॉर दे मस्ट बी रिमूव्ड कंटिन्यूअसली, तो इनको बॉडी में से कंटिन्यूअसली रिमूव होते रहना चाहिए। नाउ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, हमारी बॉडी का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मतलब बाहर निकालने के लिए जो सिस्टम का यूज़ होता है मेटाबॉलिक वेस्ट को, वो हमारा है एक पेयर ऑफ किडनी, एक पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। होता क्या है, ब्लड से किडनीज में आते हैं, किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा एंड देन आउटसाइड द बॉडी। अभी इन चीज़ों को डिटेल्ड में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे, सो डोंट वरी। अभी बस हमने पार्ट्स के नेम जाने हैं। ओके, मैंने कहा कि बॉडी में होते हैं पेयर ऑफ किडनीज, तो ह्यूमंस के पास होते हैं 2 किडनी, दे आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स, और ये क्या होते हैं, बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं। जैसे राजमा दिखता है ना, वैसे ही बिल्कुल किडनी का साइज़ होता है, शेप होता है। और ये कौन से रीजन में होते हैं, एब्डोमिनल रीजन में पाए जाते हैं, वन और इधर साइड ऑफ द बैकबोन, दोनों बैकबोन के दोनों साइड में हमारे किडनी पाए जाते हैं। मेन फंक्शन क्या है किडनी का, किडनी क्या करती है, रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड क्या करती है, किडनी तक नाइट्रोजीनियस वेस्ट लेकर के आती है। किडनी के अंदर होते हैं बहुत सारे नेफ्रॉन्स, जो कि बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिलकर के किडनी का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो ये क्या करती है, एक्सेस वाटर को रिमूव करती है, एक्सेस सॉल्ट को रिमूव करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, और क्या बनाती है, और यूरिन का फॉर्मेशन करती है हमारी किडनी। हेल्प मेंटेन द प्रॉपर बैलेंस ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंस इन द बॉडी। बॉडी के अंदर के डिजॉल्व सब्सटेंस और वाटर के बीच का जो बैलेंस बनाती है वो हमारी किडनी होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूव्ड बाय ह्यूमन किडनी इज यूरिया। ह्यूमन किडनी का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है वो होता है यूरिया। नाउ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। द किडनी कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। किडनी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। द नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट हमारे नेफ्रॉन होते हैं। ईच नेफ्रॉन इज स्पेशलाइज्ड फॉर फिल्टरिंग ब्लड एंड फॉर्मिंग यूरिन। हर एक नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन का फॉर्मेशन करता है। और इसमें हमारे नेफ्रॉन के अंदर मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला बाउमन्स कैप्सूल, दूसरा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन एंड थर्ड रेनल ट्यूब्यूल। द रेनल ट्यूब्यूल इंक्लूड रीजन सच एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल पीसीटी एंड डीसीटी, और एक कलेक्टिंग डक्ट होता है। तब क्लास 10 में हमारे 3 प्रोसेस होते हैं इसके अंदर। पहला होता है फिल्ट्रेशन, फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड यूरिन फॉर्मेशन। पहली बात तो 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, पहले बाउमन्स कैप्सूल होता है, देन ग्लोमेरुलस, देन रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल में आपके 3 पार्ट आ जाते हैं, पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले, और आता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। और इसमें हमारे प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, फिल्ट्रेशन होता है पहले, फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड देन यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ ग्लोमेरुलस, मैंने कहा कि 3 पार्ट होते हैं, बाउमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस में क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है एक नेटवर्क ऑफ वेरी स्मॉल ब्लड कैपिलरीज, छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क जो बाउमन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इनसाइड बाउमन्स कैप्सूल। ब्लड इंटर द ग्लोमेरुलस अंडर प्रेशर, प्रेशर के अंडर हमारे जो ब्लड वो ग्लोमेरुलस के अंदर इंटर करता है। बिकॉज द वॉल ऑफ दीज कैपिलरीज आर थिन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन पास आउट ऑफ द ब्लड। क्योंकि ये हमारे कैपिलरीज का जो वॉल होता है वो थिन होता है, तो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स ब्लड के पास आउट हो जाते हैं एंड इंटर बाउमन्स कैप्सूल। ठीक है, बाउमन्स कैप्सूल में मिल जाते हैं जाके। दिस प्रोसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन। बाउमन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होती है, मीन्स हमारा फिल्टर सब वाटर इंक्लूड, फिल्टर जो हो जाते हैं वाटर, यूरिया, साल्ट और ग्लूकोज को और अमीनो एसिड्स को आगे भेज दिया जाता है, और जो चीज़ें सही होती हैं उनको हम दूसरे साइड से बाहर निकाल देते हैं। लार्ज कंपोनेंट सच एज ब्लड सेल एंड मोस्ट लार्ज प्रोटीन नॉर्मली रिमेन इन द ब्लड। कभी कभी ये फर्स्ट प्रोसेस में बहुत अच्छे तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी हमारे ब्लड के साथ, मतलब ये वेस्ट प्रोडक्ट के साथ बाहर निकाल दिए जाते हैं। मतलब बाउमन्स कैप्सूल से हमारा जो उससे जुड़ा हुआ रहता है उस बॉडी पार्ट में। अभी हम इसका बहुत अच्छा स्ट्रक्चर देखेंगे, डोंट वरी।
देखिए, हमने ग्लोमेरुलस जाना। ग्लोमेरुलस क्या होता है? क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है जिसमें फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होती है। और अभी बाउमेंस कैप्सूल का है। बाउमेंस कैप्सूल एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जो ग्लोमेरुलस से सराउंडेड है। इसका फंक्शन क्या है? फ्लूइड फिल्ट्रेट को कलेक्ट करना। देयरफॉर ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन से बाउमेंस कैप्सूल कलेक्ट फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट को कलेक्ट मतलब फिल्ट्रेट मतलब जो चीज़ें फिल्टर होने के बाद अलग कर दी गई हैं उसको हमारा बाउमेन कैप्सूल कलेक्ट करता है। द फिल्टर देन पासेस इनटू द रेनल ट्यूब्यूल। फिर उसके बाद हम फिल्ट्रेट को कहाँ पास करते हैं? रेनल ट्यूब्यूल में पास करते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ग्लोमेरुलस फिल्टर बाउमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट होता है वो बाउमेंस कैप्सूल में आपका भेज दिया जाता है। नाउ रेनल ट्यूब्यूल, मैंने कहा बाउमेंस कैप्सूल से फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस से बाउमेन कैप्सूल में, बाउमेन कैप्सूल से रेनल ट्यूब्यूल में। बाउमेन कैप्सूल कंटिन्यूज इंटर लॉन्ग। बाउमेन कैप्सूल क्या होता है? लॉन्ग ट्यूब्यूल क्वाइल ट्यूब होता है जिसको हम रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं। द रेनल ट्यूब्यूल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द फिल्ट्रेट डज नॉट सिंपली बिकम यूरिन इमीडिएटली। सीधा फिल्ट्रेट यूरिन नहीं बन जाता है, जिसमें कि रेनल ट्यूब्यूल एक इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। मेनी सबस्टांस प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट आर एक्चुअली यूजफुल टू द बॉडी। मैं कहीं ना कभी अच्छे से प्रॉपरली नहीं हो पाता है तो कुछ यूजफुल सबस्टांस भी हमारे फिल्ट्रेट में बाहर निकल जाते हैं, तो उसको हमको फिर से रिकवर करना पड़ता है, वो हमको अपनी बॉडी में फिर से लेना पड़ता है। रेनल ट्यूब्यूल में फिल्ट्रेट आ जाता है। अब उसमें आपका होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन यूरिन फॉर्मेशन। द फिल्ट्रेट कंटेन बोथ यूजफुल और नॉन यूजफुल सबस्टांसेस, दोनों आ जाते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में। तो बट ऐसे यूजफुल सबस्टांस को बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकती है, मतलब उनको बाहर नहीं निकल सकती है क्योंकि वो बॉडी के लिए यूजफुल है, जिसमें आपका ग्लूकोज आ जाता है, अमीनो एसिड्स आ जाते हैं, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर का अमाउंट ज़्यादा आ जाता है, और रिक्वायर्ड सॉल्ट्स, जो सॉल्ट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो सॉल्ट्स हमारे यूरिन में बाहर निकल जाएँ, तो ये हमारी बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकती है। इसके लिए एक और प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। देयरफॉर दीज यूजफुल सबस्टांस आर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द रेनल ट्यूब्यूल बैक इनटू द ब्लड। रेनल ट्यूब्यूल के थ्रू फिर से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, यूजफुल सबस्टांस हमारे ब्लड में दोबारा से वापस आ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। एग्जाम्पल देखिए, सपोज ग्लूकोज इज फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड, द बॉडी नीड्स ग्लूकोज सो इट इज रीअब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द blood under normal conditions. Similarly, the required amount of water and salts are also reabsorbed. Now, tubular secretion. Another process involved in urine formation is tubular secretion. एक और प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबुलर सेक्रेशन। सर्टेन सबस्टांस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ब्लड इनटू द, और कुछ चीज़ें क्या होती हैं नॉन यूजफुल हमारे ब्लड में चली जाती हैं, तो वहाँ से फिर ब्लड से रेनल ट्यूब्यूल में आती हैं। दिस हेल्प इन रिमूविंग एडिशनल अनवांटेड सबस्टांसेस एंड रेगुलेटिंग द यूरिन में कहीं यूजफुल सबस्टांस चली ना जाए और नॉन यूजफुल दोबारा ब्लड में ना आ जाए। इन्हीं चीज़ों को बार बार करने के लिए हमारा, इसी चीज़ों को मेक श्योर करने के लिए कंपोजिशन ऑफ यूरिन के लिए फिर से ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है। अभी हमने एक साथ चीज़ों को पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा। इसी कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए ये देखिए यहाँ पे है कि पहले क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन कैन देयरफॉर बी अंडरस्टूड थ्रू 3 मेजर प्रोसेस। पहला फिल्ट्रेशन जो हमारे ग्लोमेरुलस में हुआ, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो हुआ, यूजफुल सबस्टांस आर टेकन बैक टू द ब्लड फ्रॉम द रेनल ट्यूब्यूल। नाउ थर्ड, ट्यूबुलर सेक्रेशन। सर्टेन एडिशनल वेस्ट एंड आयंस आर सेक्रेटेड, फिर से कुछ एडिशनल वेस्ट और आयंस हमारे ट्यूब्यूल में फिर से छोड़ दिए गए। फाइनली यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, द रिमेनिंग फ्लूइड बिकम्स यूरिन, जो भी फ्लूइड अब बच गया फिर से सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुआ, ट्यूबुलर सेक्रेशन हुआ, इन सबसे जो भी ओवरऑल यूरिन का फॉर्मेशन हुआ। यूरिन के अंदर मेनली क्या होता है? एक्सेस वाटर, यूरिया, डिजॉल्व्ड सॉल्ट एंड अदर अनवांटेड सबस्टांसेस। अब ये सब होने के बाद यूरेटर्स में आता है। देयर आर 2 यूरेटर्स, 1 फ्रॉम ईच किडनी। हर एक किडनी से एक स्ट्रक्चर निकल रहा होता है पाइप जैसा, एक किडनी से एक, तो मतलब 2 यूरेटर निकलते हैं हमारी दोनों किडनियों से, मतलब पहली वाली से एक और दूसरी वाली से एक, तो मिला के 2। दे आर नैरो मस्कुलर ट्यूब डेट कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द, ये जो भी प्रोसेस हमने पीछे बात करी, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रेशन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ये सब किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स के अंदर चल रही होती हैं। लेकिन अब वहाँ पे किडनी का यूरिन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ से आपके आते हैं 2 पाइप टाइप के होते हैं मस्कुलर ऑर्गन्स, मस्कुलर ट्यूब जो होते हैं यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या करते हैं? एक पाइप की तरह करते हैं, होते हैं किडनी से यूरेटर। यूरिनरी ब्लेडर एक ऐसा, द मूवमेंट ऑफ यूरिन थ्रू द यूरेटर्स occur through muscular movement called peristaltic movement. We all know that कि peristaltic movement से किडनी से में यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर में हमारा जो यूरिन बना है वो कैसे आता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आगे बढ़ता है। नाउ यूरिनरी ब्लेडर एक मस्कुलर सैक टाइप का, थैला टाइप का होता है। इसका काम क्या होता है? जब किडनी में बना यूरिन आपके,
नेफ्रॉन्स के अंदर बहुत सारे प्रोसेस करके वहाँ से आगे बढ़ता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर में आता है। यूरिनरी ब्लेडर एक ऐसा गुच्छा कह रही हूँ, एक ऐसा थैला है जहाँ पे यूरिन टेम्पोररली स्टोर होता है। यूरिन कमिंग फ्रॉम द किडनी स्टोर हियर अंटिल इट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। जब तक हम इसको बॉडी के बाहर नहीं निकाल देते हैं तब तक यूरिन यहीं पे कलेक्ट होता है। नाउ यूरेथ्रा। अब यूरेटर, किडनी से यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर से यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक ट्यूब होती है जहाँ से यूरिनरी ब्लेडर से आता है और वहाँ से हम बाहर कर देते हैं उसको आउटसाइड द बॉडी। तो फाइनल पाथवे क्या है? किडनी से यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर से यूरेथ्रा और यूरेथ्रा से आउटसाइड द बॉडी. I hope it's now crystal clear to each and every person who is watching this lecture. If you literally all the topics, all the explanation is clear to you, please like, share and subscribe my channel for more updates. आप कुछ ऐसे टर्म्स एनसीईआरटी में जिसको समझेंगे. पहला यूरिनेशन. व्हेन द यूरिनरी ब्लेडर बिकम सफिशिएंटली फिल्ड विथ यूरिन इट्स वॉल स्ट्रेच. जब हमारी बॉडी मतलब यूरिनरी ब्लेडर में मैक्सिमम अमाउंट तक यूरिन स्टोर हो जाता है तो हमारे जो वॉल्स ऑफ यूरिनरी ब्लेडर होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं. द नर्वस सिस्टम तो क्या होता है, जब स्ट्रेच हो गए वॉल्स हमारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल जाएगा अबाउट द ब्लैडर बीइंग फिल्ड कि आपका ब्लैडर फिल हो चुका है. द ब्लैडर मसल देन कॉन्ट्रैक्ट एंड यूरिन इज एक्सपेल्ड थ्रू द यूरेथ्रा. तो ब्लैडर मसल नर्वस सिस्टम से ये आएगा कि ब्लैडर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और क्या होगा, यूरिन को हम यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट करेंगे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यूरिनेशन और मिक्ट्यूरेशन. क्या होगा, जब हमारा वॉल स्ट्रेच हो जाएगा, जब उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आ जाएगा तो इसी को हम हाउ डज द किडनी मेंटेन वाटर बैलेंस. हाउ डज द किडनी मेंटेन वाटर बैलेंस. द किडनी डू नॉट सिंपली रिमूव ऑल वाटर फ्रॉम द ब्लड से सारा पानी हमारी किडनी बाहर नहीं कर देती है. वी ऑल नो डेट अबाउट सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. द केयरफुली रेगुलेट हाउ मच वाटर शुड बी रिमूव. ये केयरफुली रेगुलेट करती है. इफ़ द बॉडी हैज मोर वाटर देन रिक्वायर्ड, अगर बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा पानी जा चुका है तो ग्रेटर अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी एलिमिनेटेड इन यूरिन. तो बहुत ज़्यादा पानी यूरिन में एक्सपेल आउट होगा बॉडी से. इफ़ द बॉडी नीड टू कंजर्व वाटर, और अगर पानी को बचाना है, बॉडी में पानी का अमाउंट कम है, रिक्वायरमेंट से कम है, तो मोर वाटर इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द रेनल टिब्यूल. तो ज़्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन रेनल टिब्यूल में जब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है तो ज़्यादा पानी का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है. देयरफॉर किडनीज हेल्प मेंटेनिंग द बॉडीज वाटर बैलेंस. जब भी ये क्वेश्चन आएगा आप यही पॉइंट नोट करके आएंगे एंड फुल आपको मार्क्स मिलेंगे. ये जो क्वेश्चन है वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन में. तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्यों इंपॉर्टेंट है. इमेजिन दैट द किडनी फिल्टर्ड एवरीथिंग फ्रॉम द ब्लड एंड सिंपली रिमूव इट. अगर सब कुछ ब्लड से फिल्टर कर दिया और उसको रिमूव यूरिन में से लूज़ कर दे, तो हम लोग क्या लूज़ कर देंगे, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, यूजफुल सॉल्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड दैट वुड बी हार्मफुल. हमारी बॉडी से अगर यूजफुल सब्सटेंस भी बाहर निकल जाएंगे तो हमारी बॉडी के लिए क्या होगा, ये हार्मफुल होगा. देयरफॉर द नेफ्रॉन परफॉर्म सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड रिटर्न यूजफुल सब्सटेंस टू द ब्लड. तो नेफ्रॉन क्या करता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है और जो यूजफुल सब्सटेंस होता है उसको ब्लड में फिर से वापस कर देता है. दिस मेक्स यूरिन फॉर्मेशन एंड एफिशिएंट प्रोसेस. अब दूसरे ऑर्गन्स का क्या रोल है यूरिन फॉर्मेशन में, ये देखते हैं एक्सक्रीशन में. द किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन बट अदर ऑर्गन आर आल्सो हेल्प रिमूव वेस्ट. पहला लंग्स के थ्रू हम रेस्पिरेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं. इट इज़ ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स एंड रिमूव ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. Beside of the excretion, kidney and all everything, there is also one of the most important organ called lungs, which helps to exhale out the carbon dioxide, which is a waste substance of our body, to remove out. The lungs also remove water vapor भी होता है. लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और स्किन के थ्रू स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिससे हमारे स्वेट कंटेनिंग वाटर सॉल्ट्स और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया हमारे स्वेट के थ्रू बाहर निकल जाते हैं. तो दस द स्किन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू एक्सक्रीशन. लंग्स और स्किन भी हमारे एक्सक्रीशन में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. नाउ ऑल ओवर इस चैप्टर के हर चीज़ को हमने अच्छे से रैपअप कर लिया है. यहाँ पे वो स्टिक है सारे बॉडी पार्ट्स, इसको आप फ्लो चार्ट को यूज़ करिएगा रिवीजन के लिए. नाउ कम टू एनसीईआरटी रीडिंग. वी आर एट द लास्ट मीन्स एक्सक्रीशन के एनसीईआरटी रीडिंग और ये चैप्टर रैपअप. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ गैसियस वेस्ट. कैसे ऑर्गेनिज्म गैसियस वेस्ट से रिड ऑफ होते हैं, जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन. अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजीनियस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव्ड. The biological process involved in the removal of these harmful metabolic waste from the body is called excretion.
वी ऑल नो डेट, अब हम पीछे पढ़ करके आए हैं. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेराइड स्ट्रेटजीज टू डू दिस. Many unicellular organisms remove these waste by simple diffusion from the body surface into the surrounding water. जो हमारे यूनिसेलुलर होते हैं उसमें एक ही सेल होता है, तो वो पूरा सेल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है, तो सिंपल डिफ्यूजन से भी ये चीज़ें हो जाती हैं. पर एज अ ह्यूमन बींग्स, एज अ एनिमल्स, वी हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर जिसमें डिफ्यूजन के प्रोसेस से हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं. तो एज वी हैव सीन इन अदर प्रोसेस सच कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन. एक्सक्रीशन, अभी आप यहाँ पे डायग्राम देखेंगे, यही डायग्राम आप बना कर आएंगे जब एक्सक्रीटरी सिस्टम में पूछेगा. नाउ कम टू एक्सक्रीशन. द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा. किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन. एब्डोमेन में किडनी लोकेटेड होती है, और वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन. यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी passes through the ureter into the urinary bladder when it is stored until it is released through the urethra. किडनी से यूरेटर में आएगी, यूरेटर से हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में टेम्पोरली स्टोर होगी, और फिर जब बाहर निकालना होगा तो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगी. हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस. द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड. ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर आउट करने के लिए हम यूरिन फॉर्मेशन करते हैं. जस्ट अ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स. लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है. Nitrogenous base such as the urea of uric acid are removed from blood in the kidneys. It is then no surprise that the basic filtration unit in the kidneys. तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि किडनी आर द बेसिक filtration unit of our body. Then, like in the lungs, is a cluster of very thin-walled blood capillaries. Each capillary cluster in the kidney is associated with the cup-shaped end of a coiled tube called Bowman's capsule. हर एक कैपिलरी हमारे बाउमन्स कैप्सूल को सराउंडेड होती है. That collect the filtrate called Bowman, जो फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है. Each kidney has large number of these filtration unit called. हर किडनी के पास लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं. नेफ्रॉन्स पैक्ड क्लोज टुगेदर. Some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acid, salt and a major amount of water are selectively reabsorbed and the urine flow through along the tube. We all know that selective reabsorption, हम पीछे ही बात करके आ रहे हैं, ठीक है. The amount of water reabsorbed depend on how much excess water there in the body. हमारी बॉडी में reabsorption में कितना पानी फिर से reabsorb होगा, ये डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में कितना पानी पहले से है. रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है तो ज़्यादा पानी हम यूरिन एक्सेल आउट करते हैं, कम है तो हम ज़्यादा पानी फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं. द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच कंडी इवेंचुअली इंटर अ लॉन्ग ट्यूब. द यूरेटर यूरिन इज stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra. The bladder is muscular, so it is under nervous control, as we have discussed elsewhere. As a result, we can usually control the urge to urinate. अब हमने अपना एक्सक्रीशन तो पढ़ लिया. नाउ कम टू एक्सक्रीशन इन प्लांट. प्लांट यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन देन दूज ऑफ एनिमल्स. ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ अ वेस्ट प्रोडक्ट. ऑक्सीजन भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान गलती से बन जाता है प्लांट से, ठीक है. वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट डील विथ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड. दे कैन रीड अप ऑफ एक्सेस वाटर बाई ट्रांसपिरेशन. जब पानी बहुत ज़्यादा होता है तो ट्रांसपिरेशन कर लेता है. For other wasted plant use, the fact that many of their tissue consist of dead cells. Consist of dead cells. I am so sorry. Wait. Consist of dead cells. In that they can even lose some parts such as leaf. जो बहुत सारे पार्ट होते हैं जो लूज कर देता है लीव्स के थ्रू. Many plant waste product are stored in cellular vacuoles. Water product waste product may be stored in leaves that fall off. Waste product लीव्स में स्टोर होते हैं जो गिर जाती हैं. अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड है रेजिन्स एंड गम. आप कहीं कहीं पेड़ों के ऊपर देखते हो रेजिन्स और गम्स बन जाते हैं, वो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं. स्पेशली इन ओल्ड जाइलम. Plant also excrete some waste substances into the soil around them. What have you learned? Movement of various type can be taken as an indication of life. Maintenance of life requires process like nutrition, respiration, excretion, transportation, etc. Autotrophic nutrition involves the intake of simple inorganic material from the environment and using an external energy source like the sun to synthesize complex high energy organic material. Heterotrophic nutrition involves the intake of complex material prepared by other organisms. In human being, the blood eaten is broken down by the food eaten is broken down by various systems along the alimentary canal, and the digested food is absorbed in the small intestine to be all cells in the body. Now, during the process of respiration, organic compounds such as glucose are
broken down to provide energy in the form of ATP. ATP is used to provide energy for other reactions in the cell. Respiration may be aerobic or anaerobic. Aerobic respiration makes more energy available to the organisms. In human beings, the transport of materials such as oxygen, carbon dioxide, food and excretory products in the function of a circulatory system. The circulatory system consists of the heart, blood and blood vessels. Where we went, in highly differentiated plant, transport of water, mineral, food and other material in the function of the vascular tissue, which consists of xylem and phloem. In human beings, excretory product in the form of soluble organic nitrogen compound are removed by the nephrons in the kidneys. Plant use a variety of techniques to get rid of waste material. For example, waste material may be stored in the cell vacuoles as a gum and resin removed in the falling leaves or excreted into the surrounding of the soil. तो हमने क्या क्या पढ़ा, इसको हमने एक बार रीड आउट कर दिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, पूरी एनसीईआरटी हमने ख़त्म करी, नोट्स के थ्रू सब कुछ ख़त्म करा. आई होप यू एंजॉय दिस सेशन. नाउ एवरीथिंग इज़ क्रिस्टल क्लियर. कल हम लेकर के आएंगे इसी चैनल पर ओवरऑल रिवीजन ऑफ चारों प्रोसेस को एक ही लेक्चर में कवर करेंगे. एनसीईआरटी तो ऑलरेडी कवर्ड है, तो रिवीजन करेंगे. नाउ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर. इफ़ यू लाइक माई videos, my explanation, please like, share and subscribe my channel, share with your friends and comment down in the comment box. Thank you. See you soon with one of the wonderful lecture of the life process. अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ, सबके साथ शेयर करिए ताकि वो भी अपने ड्रीम परसेंटेज पाने में, साइंस में उनका ड्रीम नंबर लाने में मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ. थैंक यू सो मच. मीट यू ऑल टुमारो. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा.